गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द या हम इनको अव्यय कहते हैं। अव्यय वो शब्द होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। चाहे कोई भी वर्ड हम लगा दें, चाहे कोई भी लिंग हो, वचन हो, कोई भी लिंग वचन कारक हो, ये शब्द कभी भी चेंज नहीं होते हैं। अब कैसे चेंज नहीं होते हैं? इसके लिए एक उदाहरण देखिए। राम प्रतिदिन स्कूल जाता है। अब ये एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें हमने लिखा है कि राम प्रतिदिन स्कूल जाता है। हमने इस सेंटेंस में थोड़ा-सा चेंज कर दिया। हमने राम की जगह पे हमने लिख दिया श्याम। हमने लिंक चेंज कर दिया, वाक्य कर्ता चेंज कर दिया हमने। हमने लिख दिया श्याम प्रतिदिन स्कूल जाता है। इसके बाद हमने इसको और थोड़ा-सा इसमें चेंज करके हमने लिंग चेंज कर दिया। हमने लिख दिया सीता प्रतिदिन स्कूल जाती है। तो यहाँ पे जब हम ये शब्द लिख रहे हैं, राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, श्याम स्कूल जाता है और वे लोग प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। हमने चेंज कर दिया फर्स्ट वर्ड ही। एक हमने राम लिख लिया, फिर श्याम लिख लिया, फिर सीता लिख दिया, फिर वे लोग लिख दिया। तो इस चेंज करने से हमारा पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? जब हम राम लिखेंगे, राम प्रतिदिन स्कूल जाता है। सीता प्रतिदिन स्कूल जाती है। चेंज हो गया हमारा सेंटेंस। लेकिन जब हम लिखते हैं कि वे लोग प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, तो अभी ये सेंटेंस जाते हैं, चेंज हो गया ये। लेकिन इसमें एक ऐसा शब्द है जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया। राम प्रतिदिन। अब प्रतिदिन शब्द ऐसा आया है बेटा जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। जो प्रतिदिन है वो अडिग है, अपने स्थान पर बिल्कुल ऐसा ही खड़ा है। चाहे हम लिंग चेंज कर दें, चाहे हम वचन चेंज कर दें, कुछ भी हम चेंज करते हैं, किसी भी लिंग, वचन, कारक में परिवर्तन करने से जो प्रतिदिन शब्द है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। और इसीलिए ये जो शब्द है प्रतिदिन, इसे हम अव्यय कहते हैं। ये शब्द अव्यय है, क्योंकि अव्यय वो शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और काल की दृष्टि से कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। अब कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, ये किस प्रकार से हो सकता है? 4 प्रकार के शब्द होते हैं अविकारी शब्द, जो हमें ये बताते हैं कि ये 4 तरह के हैं, 4 तरह के शब्द हैं जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। वह अचानक आ गया, वे अचानक आ गए, वह अचानक आ गया। ये वो शब्द, जैसे ये शब्द हम छोटा-सा दोबारा से एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। इसमें जो अचानक शब्द है, ये बिल्कुल स्थिर है अपनी जगह पर, इसमें कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंज नहीं आया है। वे आ गया, राम आ जाए, चाहे सीता आ जाए, इसीलिए ये वो शब्द है अचानक, अव्यय है, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। और ये जो अव्यय हैं, ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं अव्यय? सबसे पहला अव्यय है क्रिया विशेषण, उसके बाद है संबंध बोधक, फिर है समुच्चय बोधक और है विस्मयादि बोधक। इसके अलावा एक और अव्यय होता है जिसको हम कहते हैं निपात। तो 5 प्रकार के अविकारी शब्द हो गए। 5 प्रकार के शब्द होते हैं। अगर हम प्रतिदिन लिख रहे हैं, जैसे हमने फर्स्ट वाले एग्जांपल में किया, तो ये अलग तरह का था। अगर हमने दूसरे एग्जांपल में अचानक किया है, तो वो अचानक शब्द है, वो किसी और प्रकार का है। तो इसी प्रकार से ये 4 प्रकार के होते हैं और इसमें एक 5वां एक और ऐड हो जाता है, निपात। तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक और निपात। तो पीटी 3 में हमने क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, ये 2 भेद अविकारी शब्दों के समझने हैं। इससे पहले हमें अविकारी शब्द पता चल गए हैं कि ये वो शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और काल की दृष्टि से कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। इसमें सबसे पहला है क्रिया विशेषण।
क्रिया इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है। क्रिया किसी काम का होना और विशेषण विशेषता बताना। तो जो शब्द हमें क्रिया की विशेषता बताते हैं कि जो भी क्रिया हो रही है। अब क्रिया विशेषण के लिए आपको किसी भी वाक्य में से क्रिया का पता होना चाहिए कि क्रिया उस वाक्य में कौन सी है। हमें पता है क्रिया वर्ब कोई भी काम होना किसी भी वाक्य में जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि कोई काम हो रहा है वो क्रिया होती है। और वो काम की विशेषता जो शब्द बताते हैं वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण। जैसे गीता मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अब गीता मंद मंद मुस्कुरा रही थी में विशेषण जो क्रिया है वो है रही थी, मुस्कुरा रही थी। अब मुस्कुरा रही थी की विशेषता क्या बता रहा है, कौन सा शब्द बता रहा है? कैसे मुस्कुरा रही थी? मंद मंद। तो ये जो मंद मंद शब्द है ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये शब्द हमें क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तुम वहां क्या कर रहे हो? तुम वहां क्या कर रहे हो? अब इसमें जो वहां शब्द है ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्या कर रहे हो? कहाँ? वहां। तो वहां हमें आंसर मिल गया, क्योंकि ये हमें क्रिया के स्थान के बारे में बता रहा है कि क्रिया जो है वो वहां क्या कर रहे हो स्थान के बारे में बता रहा है। और हम कल आगरा जाएंगे। आगरा जाएंगे कब? कल। तो ये जो कल शब्द है ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये हमें क्रिया के होने के समय के बारे में बता रहा है कि हम कल आगरा जाएंगे। और लास्ट है वह बहुत रोया। रोया इसमें क्रिया है, और जो बहुत है ये हमें बता रहा है कि वो उसका परिमाण क्या है, उसकी मात्रा कितनी है, कितना रोया, थोड़ा रोया कि बहुत रोया। और ये जो बहुत शब्द है ये क्रिया विशेषण है। तो इस प्रकार से जो हमने 4 एग्जाम्पल किए हैं, ये चारों क्रिया विशेषण के अलग-अलग भेद के उदाहरण हैं। तो जैसे मंद मंद, वहां, बहुत और कल, ये शब्द क्रिया विशेषण हैं, जो हमें रीति के बारे में बता रहे हैं, किसी स्थान के बारे में बता रहे हैं कि क्रिया कहाँ हो रही है, क्रिया के परिमाण के बारे में हमें बता रहे हैं और समय के बारे में बता रहे हैं। तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो शब्द हमें क्रिया की विशेषता बताते हैं, और ये जो क्रिया विशेषण हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। सबसे पहला है रीतिवाचक। रीति एडवर्ब ऑफ मैनर, कि कोई भी क्रिया किस प्रकार से हो रही है, इसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर बोलेंगे। कि कोई भी काम कैसे हो रहा है। घड़ी धीरे धीरे चलती है। सबसे पहले क्रिया विशेषण के लिए हमें क्रिया पता होनी चाहिए। अब क्रिया क्या है इसमें? चलती है। चलती है की विशेषता हमें कौन सा शब्द बता रहा है? चलती है कैसे? धीरे धीरे। तो ये जो शब्द है धीरे धीरे, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये हमें क्रिया के होने का ढंग बता रहा है, उसकी रीति बता रहा है, किस प्रकार से क्रिया हो रही है। घोड़ा तेज दौड़ता है। दौड़ता है क्रिया, कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। और ये जो तेज है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। श्याम जोर जोर से चिल्ला रहा है। चिल्ला रहा है क्रिया है, कैसे चिल्ला रहा है? जोर जोर से। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, जोर जोर। वह बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, या वह ध्यान पूर्वक पढ़ता है। इसमें पढ़ता है ये क्रिया है, और ध्यान पूर्वक ये क्रिया की विशेषता बता रहा है ये शब्द हमें। इसीलिए ये जो ध्यान पूर्वक है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा भेद है क्रिया विशेषण का, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो स्थानवाचक का इसका प्लेस बता रहा है ये हमें, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये शब्द हमें क्रिया के संबंध में हमें ये बताते हैं कि जो क्रिया है वो कहाँ हो रही है, क्रिया के होने का स्थान बताते हैं। हम यहाँ कुशल मंगल हैं। कहाँ? यहाँ। तो यहाँ जो है ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इस वर्षा में कहाँ जाओगे? जाओगे क्रिया हो गई है, और कहाँ जाओगे? कहाँ? ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है।
पिताजी बाहर घूम रहे हैं। घूम रहे हैं कहाँ? बाहर। तो बाहर जो है ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। धर्म की सर्वत्र विजय होती है। विजय होती है कहाँ? सर्वत्र, हर तरफ धर्म की ही जीत होती है। नेक्स्ट भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द हमें क्रिया के होने के काल के बारे में बताते हैं, समय के बारे में बताते हैं कि जो क्रिया है वो कब हुई। देवदत्त परसों आएगा। तो यहाँ पे जो परसों शब्द है ये कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये हमें क्रिया के होने के समय के बारे में बता रहा है। सदा सत्य बोलो। सत्य बोलो, सदा, हमेशा। तो हमेशा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। गाड़ी आज सवेरे आने वाली है। आने वाली है कब? आज सवेरे। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। लास्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक का मतलब होता है परिमाण, क्वांटिटी। जैसे हमने विशेषण में भी परिमाणवाचक विशेषण किया था। परिमाण का मतलब है क्वांटिटी। जो शब्द हमें क्रिया की मात्रा बताते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कम बोलो। बोलो क्रिया। एक बात का ध्यान रखना है कि क्रिया विशेषण में हमें सिर्फ और सिर्फ क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को देखना है। अधिक उपजाओ, उपजाओ एक क्रिया है। अधिक ग्रो करो, ग्रो का किसी फसल को उगाना, उपजाऊ का ये मतलब होता है। अधिक उपजाओ, अधिक जो है ये हमें परिमाण के बारे में बता रहा है, मात्रा के बारे में बता रहा है। बहुत, कम, थोड़ा, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। बंगाल में पटसन बहुत होता है, तो बहुत होता है, क्या होता है? पटसन। लेकिन यहाँ पे जो है, ये जो बहुत शब्द है, ये होता है की विशेषता बता रहा है। होता है कितना? बहुत। थोड़ा खाओ, खूब पचाओ। खाओ कितना? थोड़ा। पचाओ कितना? खूब। तो ये 4 भेद हैं क्रिया विशेषण के। इसका ईज़ी वे है एक याद करने का। रीतिवाचक में हम क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि कोई भी क्रिया कैसे हुई। जब हमें कैसे का आंसर मिलेगा तो वो रीतिवाचक है। जब हमें कहाँ का आंसर मिल जाएगा तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जब हमें कब क्रिया के साथ क्वेश्चन पुट करना है, कब, तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। और जब हम कितना शब्द का प्रयोग करके क्वेश्चन पुट करते हैं क्रिया के साथ, तो वो हमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण मिल जाता है। और ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वो शब्द कहलाते हैं। तो ये क्रिया विशेषण के 4 भेद थे। अब एक बात और है कि विशेषण और क्रिया विशेषण में भी अंतर होता है। जैसे मैंने आपको अभी समझाया था कि आपने ये देखना है कि क्रिया विशेषण हमें क्रिया की विशेषता बताता है और विशेषण हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। इसमें कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है। एक एग्ज़ाम्पल देखो, वह तेज़ बुद्धि वाला है। अब यहाँ पे तेज़ शब्द है और वह तेज़ चलता है। दोनों में तेज़ शब्द है, लेकिन एक तेज़ जो है वो विशेषण है और दूसरा तेज़ क्रिया विशेषण है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्या देखना है कि पहला जो तेज़ है ये संज्ञा या सर्वनाम से पहले आया है, क्योंकि बुद्धि जो है ये भाववाचक संज्ञा है और ये हमें बुद्धि के बारे में बता रहा है। इसमें क्रिया की विशेषता नहीं बताई जा रही है। इसमें बुद्धि की विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए ये विशेषण है। और जो दूसरा एग्जाम्पल है, वह तेज़ चलता है। इसमें क्रिया है चलता है और चलता है जो शब्द है ये क्रिया है और इस क्रिया की विशेषता हमें तेज शब्द बता रहा है कि वह कैसे चलता है, तेज चलता है। वह कम बात करता है। बात करता है, कम कम बात करता है। तो ये जो कम है ये विशेषण है, क्योंकि ये हमें बात की विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा है। वह कम बोलता है। यहाँ पे जो कम है ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि बोलता है कितना, कम। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो शब्द क्रिया विशेषण जो हैं ये क्रिया की विशेषता बताते हैं और जो विशेषण हैं ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अविकारी शब्द में दूसरा भेद है संबंध बोधक। इनको हम प्रेपोजिशंस भी कहते हैं।
हमने इंग्लिश में भी ये किया है। देखो पहले एक एक उदाहरण के द्वारा इसको समझो। विद्यालय के पीछे फुटबॉल का मैदान है। अब यहाँ पे विद्यालय और फुटबॉल शब्द ये 2 संज्ञा हैं। लेकिन इन दोनों शब्दों का संबंध किसके साथ है? विद्यालय का फुटबॉल के साथ क्या संबंध है? ये हमें के पीछे शब्द बता रहा है। तो ये जो के पीछे है, ये हमें विद्यालय और फुटबॉल के मैदान का आपस में संबंध बता रहा है। इसीलिए ये जो के पीछे है, ये संबंध बोधक शब्द कहलाता है। बच्चे यहाँ मध्यावकाश के समय खेलते हैं। यहाँ पे बच्चों के खेलने के समय का और मध्यावकाश के रिलेशन आपस में बताया है और कौन-सा शब्द बता रहा है? मध्यावकाश के समय। और ये जो के समय शब्द है, ये संबंध बोधक है। मैदान के पास फूलों का बगीचा है। यहाँ पर भी मैदान जो है, ये संज्ञा है और फूलों का बगीचा भी एक संज्ञा शब्द ही है। इन दोनों शब्दों का संबंध कौन-सा शब्द बता रहा है कि मैदान और फूलों का बगीचा कहाँ पे है? के पास, मैदान के पास। और ये जो के पास है, ये संबंध बोधक है, क्योंकि ये हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बता रहे हैं। संबंध बोधक कौन से शब्द होते हैं? ये वो शब्द होते हैं, लेकिन ये अव्यय हैं, क्योंकि ये अव्यय का सेकंड भाग है। हमने पहले क्रिया विशेषण किया और ये सेकंड है संबंध बोधक। तो संबंध बोधक वो अव्यय होते हैं, जिनके माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जुड़ता है। इसके कुछ और उदाहरण देखिए। विद्यालय के बाहर ऊंची दीवार है। अब यहाँ पे विद्यालय और ऊंची दीवार का संबंध हमें कौन से शब्द बता रहा है कि बाहर विद्यालय के बाहर ऊंची दीवार है। घर के भीतर बैठकर पढ़ो। घर के अंदर बैठकर पढ़ो। ये जो के भीतर है, ये अव्यय है। कौन सा अव्यय है? कि ये संबंध बोधक है। अब यहाँ पे इसको हम अव्यय भी कह रहे हैं, क्योंकि अव्यय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। घर के भीतर बैठ के पढ़ो, विद्यालय के भीतर बैठ के पढ़ो, तो ये शब्द हमेशा स्थिर रहते हैं, इसीलिए हम इनको अव्यय कहते हैं। माता-पिता की सेवा के समान कोई कर्म नहीं। माता-पिता की सेवा के समान। ये जो के समान है, ये बराबरी का बता रहा है हमें कि इसके समान कोई काम, कोई भी हमारा कर्म नहीं है। तो ये जो के समान है, ये संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। बच्चों को पढ़ाने के बराबर कोई धर्म नहीं। अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और ये के बराबर, ये शब्द हमें बता रहा है कि बच्चों को पढ़ाने के बराबर कोई भी धर्म नहीं है। सड़क के सामने पेड़ लगवाने हैं। सड़क और पेड़ के क्या संबंध है दोनों का? किस शब्द से हमें पता चल रहा है सड़क और पेड़? कि सड़क के सामने। और ये के सामने, के बाद, के बाहर, के भीतर, के समान, के बराबर, ये सारे संबंध बोधक हैं। अब ये जो संबंध बोधक हैं, ये भी कई प्रकार के होते हैं। सिर्फ आपको नाम इनके पता होने चाहिए कि संबंध बोधक किस प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं, क्योंकि जिस जिस भी संबंध बोधक का हम प्रयोग में करते हैं, वो इन्हीं 10 में से कोई ना कोई भेद होगा। अब ये कैसे शब्द होते हैं, किस प्रकार के संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग हम करते हैं? इसमें सबसे पहला आ जाएगा, या तो काल से रिलेटेड होगा, समय से रिलेटेड होगा। कालवाचक संबंध बोधक हो जाएगा, जिसमें हम लगाएंगे के बाद, राम के बाद श्याम स्कूल गया, तो यहाँ पे के बाद हमें कालवाचक बता रहा है। स्थानवाचक में आ जाएगा के पीछे, के भीतर। दिशावाचक में आ जाएगा, दिशा, कोई दिशा बतानी है, की तरफ, की ओर, ये दिशावाचक है। उद्देश्यवाचक, किसी काम को करने का क्या उद्देश्य है, इसके लिए हम कौन से शब्दों का प्रयोग करेंगे? के वास्ते, के खातिर, के लिए। नेक्स्ट है कारणवाचक। कारणवाचक उसकी वजह से, तो ये की वजह, ये कारणवाचक है। तुलनावाचक, तुलनावाचक के लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? के से बेहतर, या के
तुलनावाचक उसके खराब, उससे भी खराब। विषयवाचक के बारे में, के विषय में। समतावाचक जब हम 2 चीज़ों की आपस में तुलना करते हैं, तो हम किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं? के योग्य, की भांति। साधनवाचक किसी चीज़ का सहारा लिया है। के सहारे बूढ़ा लाठी के सहारे खड़ा है। तो यहाँ पे बूढ़ा जो व्यक्ति लाठी के सहारे खड़ा है, के सहारे जो है ये साधनवाचक बन जाएगा क्योंकि लाठी जो है उसका सहारा है। संगवाचक के साथ, के संग, के सहचर। ये 10 प्रकार के संबंधबोधक शब्द होते हैं। अब संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में भी अंतर होता है। जैसे हमने क्रिया विशेषण में अंतर किया था ना, क्रिया विशेषण में और विशेषण में क्या अंतर है? तो क्रिया विशेषण में और संबंध बोधक में भी अंतर होता है क्योंकि कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्रिया विशेषण में भी लग जाते हैं और संबंध बोधक में भी लग जाते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि ये क्रिया विशेषण है कि संबंध बोधक हैं। अब किस प्रकार से होगा ये? जैसे अम्मा बाहर खड़ी हैं, तो अम्मा बाहर खड़ी हैं, अब यहाँ पे बाहर खड़ी हैं ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि बाहर स्थानवाचक क्रिया है। लेकिन अगर हमें सेंटेंस ऐसा मिलेगा कि अम्मा घर के बाहर खड़ी हैं, तो ये के बाहर, ये जो के बाहर है, ये संबंध बोधक शब्द कहलाएगा और ये संबंध बोधक है। इस बात का ख्याल रखना है, क्रिया विशेषण में और संबंध बोधक में फ़र्क होता है। क्योंकि पहले वाक्य में जो बाहर है, ये क्रिया विशेषण है और जो दूसरे वाक्य में के बाहर लिखा है, ये संबंध बोधक है। तो इस प्रकार से हमने आज अव्यय के 2 भेद किए हैं, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक। यही 2 पीटी 3 के सिलेबस में हैं, बाकी जो 3 बचे हैं, ये हम फाइनल टर्म में करेंगे।